वर्तमान में कोचिंग सेंटर क्योंकि कर लो आप स्टार्ट कर। रीजन क्या कि हादसे होते जा रहे हैं, पेपर लीक, नीट का मुद्दा, कोचिंग उद्योग, यहां से हो सकता है इसका क्वेश्चन पूछे जाए। तो लिखो आप, वर्तमान में कोचिंग सेंटर सेंटर ऑन के अनियंत्रित विकास से उत्पन्न नैतिक मुद्दे क्या हैं? नैतिक मुद्दे क्या हैं? कोचिंग सेंटर को सामाजिक न्याय के अनुरूप बनाने के लिए को समावेशी एवं सामाजिक न्याय के अनुरूप बनाने में नैतिक अभिवृत्ति कैसे भूमिका निभाती है? नैतिक अभिवृत्ति कैसे भूमिका अब इससे देखो ध्यान से। एक से देखो आप, वर्तमान में कोचिंग सेंटर के अनियंत्रित विकास से उत्पन्न नैतिक मुद्दे क्या हैं? कोचिंग सेंटर को समावेशी एवं सामाजिक न्याय के अनुरूप बनाने में नैतिक अभिवृत्ति कैसे भूमिका निभाती है? एक बात हमेशा ध्यान दें इस बात को, कोचिंग सेंटर का अनियंत्रित विकास हो रहा है क्योंकि वैचारिक शिक्षा का अभाव है। स्कूलों में उपलब्ध शिक्षा की गुणवत्ता में कमी, मां बाप का दबाव भी है, अति प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं में सफलता प्राप्त करने का तीव्र जुनून, इसने कोचिंग उद्योग को प्रमोट किया है। लेकिन प्रश्न ये पूछ रहा है कि उत्पन्न नैतिक मुद्दे क्या है, एथिकल इश्यू क्या है? और जो दुर्घटनाएं घट रही है कहीं न कहीं वह समावेशिता और सामाजिक न्याय के विरुद्ध। प्रश्न का दूसरा पार्ट है, कोचिंग सेंटर को समावेशी एवं सामाजिक न्याय के अनुरूप बनाने में नैतिक अभिवृत्ति कैसे भूमिका निभाती है? अब एक चीज सोचो जरा, नैतिक मुद्दे क्या क्या उभर रहे हैं, ये देखो आप। नैतिक मुद्दे क्या क्या उभर रहे हैं? पहली चीज, पहला नैतिक मुद्दा यह कि जहां जहां कोचिंग उद्योगों का विकास हो रहा है वहां वहां छात्र द्वारा की जाने वाली आत्महत्या में वृद्धि। जैसे कोटा की हम बात करें, 2023 की रिपोर्ट यह कि कोटा में इंजीनियरिंग और मेडिकल जो इंजीनियरिंग कोचिंग सेंटर है, लगभग 28 मामले हैं सुसाइड के। पहली बात। नंबर 2 की बात करें, इन कोचिंगों में अत्यधिक फीस तथा कोचिंग से बाहर निकलने की वैकल्पिक व्यवस्था का अभाव। अर्थात यदि मैं आपके पढ़ाने के तरीके से खुश नहीं हूं, मैं अपना फीस रिफंड करूं, वापस चला जाऊं। अर्थात उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत इसे नहीं लाया गया पूरी तरह। एक तरह से देखा जाए यह सामाजिक अन्याय को प्रमोट करता है, एक इथिकल इश्यू ये देखा जाए। कई बार क्या होता है, झूठे और भ्रामक दावे प्रस्तुत किए जाते हैं विद्यार्थियों को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए। अंततः देखा जाए
कि विद्यार्थी भ्रमित तो हो ही जाते हैं, दुर्भाग्य यह है कि धीरे धीरे झूठा और भ्रामक दावे को नैतिकता के रूप में स्वीकार कर लिया जाता है। इस तरह विज्ञापनों का भ्रमजाल क्रिएट किया जाता है। तीसरी तरफ देखा जाए, नियामक निरीक्षण का अभाव भी है। और एक चीज देखा जाए, कोचिंग उद्योगों ने क्या किया है, गरीब वर्ग के बच्चों के लिए अवसर की समानता को कठिन बना दिया है। राजन समिति की रिपोर्ट यह है कि मेडिकल कॉलेज में इस वर्ष 2024 में जो रिजल्ट आया की बात करें, और ये बात है, राजन समिति की रिपोर्ट क्या कहती है, 99% स्टूडेंट किसी न किसी कोचिंग से जुड़े हुए हैं और उनकी फीस बहुत ज्यादा है। तो गरीब परिवार के बच्चे कोचिंग की फीस चुकाने में असमर्थ हो जाते हैं, तो उस प्रतिस्पर्धा में क्या होगा, वो बाहर हो जाते हैं। तो अवसर की समानता तो मिली है, लेकिन अवसर की समानता उनके लिए खोखली हो गई। ये इथिकल इश्यू है। अवसर की समानता गरीब परिवार के बच्चों के लिए, हरी बात है, अव्यवहारिक हो जाना। आत्महत्या की बात करें, अत्यधिक फीस की बात करें, और कोचिंग से बाहर निकलने की वैकल्पिक व्यवस्था का ना हो पाना, झूठे और भ्रामक दावे की बात करें, झूठे और भ्रामक दावे की बात करें, तथा कोचिंग उद्योग के लिए कई बार ऐसे स्थानों का चयन किया जाता है जो मानवीय गरिमा के विरुद्ध होता है। और ये बात सिंपल चीज है, अर्थात निर्धारित मानकों का अनुपालन न होना। इसलिए देखा जाए, बेसमेंट में चल रही कक्षाओं में बच्चों की मौत, क्योंकि बेसमेंट में कई बार सही तरीके से ऑक्सीजन भी नहीं पहुंच पाता है। ये इथिकल इश्यू है। ये क्लियर? आप सोचो, प्रश्न ये है कि कोचिंग सेंटर को समावेशी और सामाजिक न्याय के अनुरूप बनाने के लिए नैतिक अभिवृत्ति कैसे भूमिका निभाती है? इथिकल एटीट्यूड कैसे उसे सामाजिक न्याय और समावेशिता के अनुरूप बनाएगा? सबसे बड़ी चीज बात करें, नैतिक अभिवृत्ति का एक रूप है श्रद्धा, जो प्रत्येक मूल्य की जननी है। श्रद्धा एक तरह से एक व्यक्ति को, एक संस्था को अपनी इच्छाओं से परे जाकर किसी वस्तु को देखने की अभिवृत्ति का विकास करता है, अपनी निजी इच्छाओं से परे जाकर। और जब निजी इच्छाओं से परे जाएंगे तो पब्लिक इंटरेस्ट क्या हो जाएगा? प्राइमरी हो जाएगा। और जब पब्लिक इंटरेस्ट प्राइमरी होगा, सार्वजनिक हित प्राइमरी हो जाएगा, तो स्वाभाविक है निर्धारित मानकों का अनुपालन होगा। सारी बातें, जो प्लेस है, स्थानों का जो चयन होगा निर्धारित मानकों के अनुरूप होगा, और गरिमा में जीवन की भी अनुरूप होगा। श्रद्धा की बात करें, दूसरी चीज हम बात करें, कहा जाता है वफादारी, ये नैतिक अभिवृत्ति है। ये लॉयल्टी की बात करें हम लोग, वफादारी से होती क्या है? निष्ठा, भक्ति, सच्चाई जैसे गुणों का विकास होता है। और वफादारी किसके प्रति? विद्यार्थियों के प्रति वफादारी, मानकों के प्रति वफादारी। और ये बातें, या ये कहा जाए बच्चों के व्यक्तित्व के विकास, उनके चरित्र के विकास की प्रति वफादारी। इससे होगा क्या? इससे कोचिंग उद्योगों के लिए क्या होगा? बच्चों का विकास और सुरक्षा प्राथमिक हो जाएगी, न कि कोचिंग का आर्थिक हित। तीसरी चीज हम बात करें, नैतिक चेतना, इथिकल कॉन्शियस की बात करें हम लोग। नैतिक चेतना से होगा क्या? जवाबदेहिता के प्रति जागरूकता आएगी। और जब जवाबदेहिता के प्रति जागरूकता आएगी तो स्वाभाविक है, कोचिंग में यदि कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो उस प्रॉब्लम को लेकर के कोचिंग संचालक या सीईओ जवाबदेह होगा। और वह एक तरह से देखा जाए कोचिंग को सामाजिक न्याय समावेशी ताकि अनुरूप बनाने के लिए वो सरकार और संस्था को सहयोग करेगा, यदि जवाबदेहिता होगी तो। चौथी चीज हम बात करें, कई बार क्या होता है देखा यह जाए कि परिणामवादी नैतिक अभिवृत्ति की बात करें, परिणामवादी नैतिक अभिवृत्ति, इस परिणामवादी नैतिक अभिवृत्ति में क्या होता है? अधिकतम कल्याण न्यूनतम पीड़ा के साथ। परिणामवादी नैतिक अभिवृत्ति का अर्थ ये न्यूनतम पीड़ा के साथ अधिकतम कल्याण की बात करें। क्लियर? ऐसी स्थिति में क्या होगा?
विद्यार्थियों के अधिकतम कल्याण की बात उठेगी। अंत में देखा जाए, कहा जाता है आत्मबुद्धि नैतिकता की बात करें हम लोग, या आम बुद्धि नैतिकता की बात करें, सिंपल चीज है। हम नैतिक सिद्धांतों से बाहर जाकर के प्रचलित मान्यताओं के अनुरूप जो नैतिकता की बात करते हैं, तो इंट्यूशन क्या कहता है? मुझे सिद्धांत नहीं चाहिए, मेरा इंट्यूशन क्या कहता है? इंट्यूशन ये कहता है कि निजी हित और विद्यार्थियों के हित में जब भी क्लैश हो तो विद्यार्थियों का हित प्राथमिक होता है। क्लियर? तो प्रश्न के दो पार्ट हैं, नैतिक मुद्दे क्या है और दूसरी चीज ये नैतिक अभिवृत्ति कैसे भूमिका निभाती है। ये प्रश्न के दो पार्ट हैं ये। क्लियर? अच्छा, एक और ध्यान दो, इस पर अब सीधा आपको केस स्टडी बना देगा यूपीएससी, जिसकी बात हम लोग करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मान लिया जाए एक नैतिक मुद्दे क्या है, इस तरह की घटनाएं आप क्या करेंगे? आप क्या करेंगे यदि कोचिंग के सीईओ होते तो क्या करते? आपके पास कितने विकल्प हैं जिसकी चर्चा हम लोग करेंगे। सबसे पहले बात करें हम इंट्रो की बात करेंगे। इंट्रो कैसे लिखेंगे? वैचारिक शिक्षा की आवश्यकता। इंट्रो जब बात चलेंगे हम लोग, इंट्रो की जब बात करेंगे तो वैचारिक शिक्षा की आवश्यकता। टूटी शिक्षा प्रणाली, माता पिता का सपना और दबाव। सपना एवं दबाव, अति प्रतिस्पर्धा, परीक्षा में सफलता प्राप्त करने की तीव्र इच्छा, अति प्रतिस्पर्धी सफलता में परीक्षा में सफलता प्राप्त करने की तीव्र इच्छा के कारण कोचिंग सेंटर का अनियंत्रित विकास हो रहा है। अनियंत्रित विकास हो रहा है, क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। क्लियर? देखो मैंने इंट्रो में क्या लिखा है कि कोचिंग सेंटर का अनियंत्रित विकास हो क्यों रहा है, ये सारी बातें मैंने इंट्रो में बता दी। सारी बातें, वैचारिक शिक्षा की आवश्यकता, टूटी शिक्षा प्रणाली, माता पिता का सपना और दबाव, अति प्रतिस्पर्धी परीक्षा में सफलता प्राप्त करने की तीव्र इच्छा के कारण कोचिंग सेंटर का अनियंत्रित विकास हो रहा है। हम जब सेकेंड पैरे में आएंगे तो लिखेंगे सेकेंड पैरे में इस अनियंत्रित विकास के साथ अनेक नैतिक मुद्दे उभर रहे हैं। जैसे नैतिक मुद्दे कौन कौन से? छात्र आत्महत्या के मामलों में वृद्धि, छात्र आत्महत्या के मामलों में वृद्धि, जैसे अकेले इंजीनियरिंग मेडिकल कोचिंग कोटा से
कोचिंग कोटा से 2030 में 28 छात्रों ने आत्महत्या की है। आत्महत्या की है, पहला पॉइंट। हम नंबर 2 की बात करें, अत्यधिक फीस एवं निकास विकल्पों की कमी। नंबर 2, फीस एवं निकास विकल्पों की कमी, अर्थात यह कहा जाए शुल्क वापसी के साथ बाहर निकलने का विकल्प न होना। हम तीसरी चीज बात करें, झूठे एवं भ्रामक दावे। झूठे एवं परिणामतः विद्यार्थियों एवं अभिभावक का भ्रमित हो जाना। हाँ, इन्हें इश्यू है ये। रीजन क्या है? इस रिफंड का कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं, ये एक इश्यू है यार। बच्चा एक बार एडमिशन लेकर फंस गया ना, तो बच्चा ठगा हुआ महसूस करता है। एक इश्यू है, भ्रमित हो जाना, परिणामता। एक मिनट एक मिनट। जो एक दृष्टि से विश्वास को खंडित करता है। अगली चीज हम बात करें, नियामक निरीक्षण का अभाव। नंबर 4, गरीब वर्ग के लिए प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं में अवसर की समानता का अव्यावहारिक हो जाना। क्योंकि गरीब वर्ग कोचिंग की फीस चुकाने में असमर्थ। चुकाने में असमर्थ। नंबर 5 की बात करें, कोचिंग सेंटर के द्वारा निर्धारित मानकों की उपेक्षा।
जो स्वार्थ की उच्चतम अवस्था है, ये नैतिक मुद्दा है। स्वार्थ की ये उच्चतम अवस्था है। ये अगला पॉइंट देखो जरा, आएंगे हम लोग थर्ड पैरे में आएंगे। क्लियर? थर्ड पैरे की जब बात करेंगे हम लोग ना, अतः कोचिंग सेंटर को समावेशी एवं सामाजिक न्याय के अनुरूप बनाने की आवश्यकता है। नैतिक अभिवृत्ति एक प्रबल प्रबल कारक की भूमिका निभा सकता है। जैसे हम नंबर 1 की बात करें, नंबर 1 नैतिक अभिवृत्ति का रूप श्रद्धा है। जो स्वयं की तुष्ट इच्छाओं से परे जाकर तुष्टि एवं परे जाकर देखने की अभिवृत्ति है। यह इससे सार्वजनिक कल्याण को प्रोत्साहन, अब सोचो, ये जो श्रद्धा है ना, रेवरेंस की बात करें हम लोग, श्रद्धा है वह स्वयं जो स्वयं के तुष्टि इच्छाओं से परे जाकर देखने की अभिवृत्ति है। जब हम अपनी इच्छाओं से परे जाकर देखते हैं ना, तो सार्वजनिक कल्याण की भावना तेजी से पनपती है। सारी बात है। और जब सार्वजनिक कल्याण की भावना होगी तो निजी हित सेकेंडरी हो जाएगा, बल्कि निजी हित और सार्वजनिक हित के बीच सामंजस्य पर बल दिया जाएगा। नंबर 2 की बात करें, वफादारी की बात करें, एक तरह से देखा जाए, नंबर 2 वफादारी एक मिनट नैतिक अभिवृत्ति रूप वफादारी है, लॉयल्टी है। वफादारी के बात है, इस अच्छे गुण का मन में विकास होता है। अच्छे गुणों का विकास, परिणामता सच्चाई, निष्ठा, भक्ति, निष्ठा
भक्ति इत्यादि मूल्यों के प्रति सकारात्मक अभिवृत्ति जिससे यह कहा जाए महत्व दिशा निर्देश का अनुपालन सुनिश्चित। हम तीसरी चीज बात करें हम लोग नैतिक चेतना। देखो आप देखो नंबर 3 की बात करें नैतिक चेतना अर्थात जवाबदेहिता के प्रति जागरूकता। एक मिनट, जवाबदेहिता प्रति जागरूकता। ऐसी स्थिति में संवैधानिक एवं के रूप में समावेशिता एवं सामाजिक न्याय को प्राथमिकता। नंबर 4 की हम बात करें परिणामवादी अभिवृत्ति एक तरह से न्यूनतम पीड़ा के साथ अधिकतम कल्याण पर बल देता है। ये सारी बातें करने के बाद अंत में हम बात करेंगे, चलें, नंबर 5 नैतिक अभिवृत्ति में नैतिक अभिवृत्ति में यह कहा जाए आम बुद्धि नैतिकता पर बल दिया जाता है। जहां सिद्धांत के बजाय सार्वजनिक कल्याण पर बल दिया जाता है।
और ये सारी चीजें क्या होंगी, एक तरह से कोचिंग सेंटरों की बात करें हम लोग, एक बात ध्यान देना, ये नैतिक अभिवृत्ति कोचिंग सेंटर को समावेशी कैसे बनाएगा और सामाजिक न्याय के अनुरूप कैसे बनाएगा। यदि वह कोचिंग का डायरेक्टर सार्वजनिक कल्याण की बात करने लगे, वो न्यूनतम पीड़ा के साथ अधिकतम कल्याण पर बल देने लगे, सामाजिक न्याय समावेशिता के प्रति प्रतिबद्ध हो जाए, निर्धारित गाइडलाइन का अनुपालन करने लगे, नियमों के प्रति वफादार हो, तो स्वाभाविक है जितने नियम है, जो संवैधानिक लोकतांत्रिक मूल्य है, उसका उद्देश्य क्या है, सार्वजनिक कल्याण तथा निजी हित और सार्वजनिक हित के बीच एक बेहतर सामंजस्य की बात की जाती है। क्लियर? ये चीज अंत में का हम निष्कर्ष की बात करेंगे, और निष्कर्ष में इतनी बात है, अतः हमेशा ध्यान दो, अतः सामाजिक, पारिवारिक एवं शैक्षणिक स्तर पर नैतिक अभिवृत्ति के विकास के साथ कोचिंग सेंटर में घटित के संदर्भ में प्रशासनिक, राजनीतिक, जवाबदेहिता को निर्धारित करने की आवश्यकता है। निर्धारित करने की अतः सामाजिक, पारिवारिक एवं शैक्षिक स्तर पर नैतिक अभिवृत्ति के विकास के साथ कोचिंग सेंटर में घटित घटनाओं के संदर्भ में प्रशासनिक, राजनीतिक जवाबदेहिता को निर्धारित करने की आवश्यकता है। ये कहने के बाद आंसर को क्या करेंगे हम लोग, क्लोज कर देंगे। पहली बात। दूसरी चीज हम बात करें, एक चीज सोचो जरा, अगला हम बात करें क्वेश्चन, एक प्रश्न। हाँ, आप डाल सकते हो एकदम।
एकदम डाल। लेकिन एक चीज बताएं आपसे कि हम बात करें, चाहे आप जेम्स की बात करो, जॉन मिल की बात करो, आप सारी बातें, चाहे हम किसी और की बात करें, लेकिन देखा यह जाए वे लोग सुख को सबसे ज्यादा महत्व देते हैं। मेल गुणात्मक सुख की बात करता है, क्लियर, हमेशा। लेकिन सबसे बड़ी चीज यहां जब बात करते हैं परिणामवादी नैतिक अभिवृत्ति की बात, यहां अधिकतम कल्याण में फिजिकल सुख की बात नहीं की जाती, सर्वोदयी विकास की बात की जाती है। और सर्वोदयी विकास में क्या होगा? सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, भौतिक, आध्यात्मिक सभी पहलुओं का विकास ये दिखाया जाता है। इसीलिए उसको कोड नहीं करना हम लोगों को, जो उपयोगितावाद है ये। अगला क्वेश्चन देखो आप।